कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। मूलों को जल से सींचोगे तो फूल स्वयं खिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हम आज इसी क्रम में स्टीफन हॉकिंस की जीवनी लेकर आए हैं। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। स्टीफन हॉकिंस का जीवन शुरू से ही काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपना अनगिनत योगदान दिया। उनके योगदान के चलते कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में खोज की गई है जिसकी कल्पना शायद इससे पहले किसी ने नहीं की थी। स्टीफन हॉकिंस का जन्म इंग्लैंड देश के सन 1942 ईस्वी में हुआ। जिस वक्त हॉकिंस का जन्म हुआ उस वक्त दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंस की माता और पिता दोनों नॉर्थ लंदन में रहा करते थे, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्होंने अपना घर बदल दिया और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। स्टीफन के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे जिनका नाम फ्रैंक था। वहीं इनकी माता का नाम ईसोबेला था, जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में बतौर एक सचिव के रूप में कार्य करती थी। हॉकिंस के माता पिता की मुलाकात चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में कार्य करने के दौरान ही हुई थी। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली और उनके 4 बच्चे थे जिनका नाम स्टीफन, फिलिपा, मैरी और एडवर्ड इनका गोद लिया हुआ बेटा था। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट आल्बन में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर उन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। जिस वक्त उन्होंने इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया उस वक्त उनकी आयु महज 17 वर्ष की थी। कहा जाता है स्टीफन को गणित विषय में रुचि थी और वो इसी विषय में आगे पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये विषय नहीं था, जिसके कारण उन्हें भौतिकी विषय को चुनना पड़ा। भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी आगे की पढ़ाई शुरुआत की। सन 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल DAMTP में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर अनुसंधान किया। स्टीफन हॉकिंस आम लोगों की जैसे ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1961 में इनकी तबीयत खराब होने लगी। 21 वर्ष की अवस्था में स्टीफन की बिगड़ती हुई हालत को देखकर इनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एम्ब्रियोटोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चला था उस वक्त वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमारी होने के कारण भी उन्होंने अपनी बीच में पढ़ाई पूरी जारी रखी। साल 1965 में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। PhD में इनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपांडिंग यूनिवर्स था। जिस साल स्टीफन को इस बीमारी के बारे में पता चला उसी साल उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी यानी जेन वाइल्ड से हुई। हॉकिंस के इस बुरे वक्त में जेन ने उनका साथ दिया। साल 1965 में उन्होंने शादी कर ली। जेन और हॉकिंस के कुल मिलाकर 3 बच्चे थे। इनका नाम रॉबर्ट, लूसी और तिमोथियस था। हॉकिंस की यह शादी 30 वर्षों तक चली और सन 1965 में जेन और हॉकिंस ने तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद हॉकिंस ने एलन मेसन से विवाह किया और साल 1995 में हुई ये शादी साल 2016 तक चली। कैम्ब्रिज में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंस इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किया। उन्होंने साल 1972 में DAMTP के बतौर एक सहायक शोधकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम्स लिखी। यहाँ पर कुछ वर्ष
तक कार्य करने के बाद सन 1974 में इन्होंने रॉयल सोसाइटी फेलोशिप में इन्हें शामिल कर लिया गया, जिसके बाद इन्होंने साल 1975 में DAMTP के बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी रीडर के तौर पर भी कार्य किया और साल 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। वहाँ इनके कार्यों को देखते हुए साल 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया, जो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है और इस पद पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। चलिए स्टीफन हॉकिंस को मिले पुरस्कारों और उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। एक प्रोफेसर के रूप में हॉकिंस जी को 13 मानद डिग्रियां प्राप्त हुई हैं। वहाँ उनके योगदान के लिए इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए। इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। पहला, साल 1966 में स्टीफन हॉकिंस को एडम्स पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के बाद उन्होंने साल 1975 में एडी गटर पदक और साल 1976 में मैक्सवेल मेडल एंड प्राइज मिला। दूसरा है हेनीमान पुरस्कार। हॉकिंस को साल 1976 में दिया गया था। इस पुरस्कार को पाने के बाद उन्हें साल 1978 में एक और पुरस्कार से नवाजा गया। इस पद का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन मेडल था। अगला पुरस्कार है सन 1985 में हॉकिंस को RAS गोल्ड मेडल और साल 1987 में डिराक मेडल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल भी दिया गया। इसके बाद सन 1988 में इस महान वैज्ञानिक को वुल्फ पुरस्कार दिया गया। प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियर्स अवार्ड भी हॉकिंस ने सन 1979 में अपने नाम किया। इस अवार्ड को मिलने के कुछ समय बाद एंड्रयू जे मेड अवार्ड 1998 भी प्राप्त हुआ। नाइलोर पुरस्कार और लेक्चरशिप पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। सन 1999 में अगला पुरस्कार इन्हें मिला, जिसका नाम लीला इनफील्ड पुरस्कार था और रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट की तरफ से इस साल इन्हें अल्बर्ट मेडल भी दिया गया। इन मेडलों के अतिरिक्त इन्हें कोपले मेडल 2006, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009, फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज 2012 और BBA फाउंडेशन फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अवार्ड 2015 भी दिया गया। एक प्रोफेसर के रूप में इनके कार्य कुछ इस प्रकार हैं। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी लॉ पर कई शोध किए। हॉकिंस ने अपने साथी रोजर पेरोर के साथ मिलकर एक शोध किया और दुनिया को बताया था अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांड के जन्म के साथ शुरू हुए और ब्लैक होल के भीतर समाप्त होंगे। अगली इनकी जो थ्योरी थी, आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी का प्रयोग करके हॉकिंस ने ये निर्धारित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से शांत नहीं है बल्कि उत्सर्जन विकिरण करता है। इसके अलावा हॉकिंस ने यह प्रस्ताव रखा कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है और विज्ञान की मदद से ये भी पूरा किया जा सकता है ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। इन सब का पता आसानी से हम लगाया जा सकता है हमारे द्वारा। स्टीफन हॉकिंस ने अपने जीवन काल में कई किताबें लिखी और उनके अंतरिक्ष के विषय में लिखे गए अनुभव इनकी किताबों में हमें मिलते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स हॉकिंस द्वारा लिखी गई सबसे पहली किताब थी। किताब का नाम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स है। ये किताब बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय पर आधारित थी और साल 1988 में प्रकाशित हुई। ये किताब 40 भाषाओं में उपलब्ध है। दूसरी है द यूनिवर्सिटी इन द नटशेल। ये किताब सन 2001 में प्रकाशित की गई और हॉकिंस द्वारा लिखी गई। इस किताब को साल 2002 में वेटिंग्स प्राइज ऑफ साइंस बुक्स का अवार्ड मिला था। तीसरी किताब है द ग्रैंड डिज़ाइन। हॉकिंस द्वारा लिखी गई द ग्रैंड डिज़ाइन किताब साल 2010 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब में भी अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियाँ दी गई थी। ये किताब काफ़ी सफल मानी जाती है। अगली किताब है ब्लैक होल एंड बेबी यूनिवर्स। ये किताब साल 1993 में आई थी और इस पुस्तक में हॉकिंस द्वारा ब्लैक होल से संबंधित लिखे गए निबंधों और व्याख्यानों का जिक्र है। इसके अलावा हॉकिंस ने बच्चों के लिए भी एक बुक लिखी जिसका नाम जॉर्ज और द बिग बैंग था और यह किताब सन 2011 में आई थी। स्टीफन हॉकिंस द्वारा कहे गए कुछ रोचक
शब्दों को देख लेते हैं। पहला है, जीवन दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि ये अजीब और रोचक ना भरा हो। दूसरा है, अगर आप हमेशा नाराज रहेंगे और कोसते ही रहेंगे तो किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। तीसरा है, मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही आसान है और ये लक्ष्य इस ब्रह्मांड को समझना है और ये पता लगाना है कि ये ऐसा क्यों है और क्यों है। चौथा है, अज्ञानता दुश्मन नहीं, जबकि दुश्मन वो भ्रम है जो कहे कि आपको सब कुछ आता है। इन पर सन 2014 में एक मूवी भी बनाई गई जिसका नाम द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग था। इस फिल्म में उनकी ज़िंदगी के संघर्ष को दिखाया गया और बताया गया कि किस तरह से इन्होंने अपने सपने को पूरा किया। इनकी संपत्ति के बारे में जानते हैं। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्टीफन हॉकिंग्स का एक खुद का अपना घर है। इस वक्त इसकी कुल संपत्ति $20 मिलियन से भी ऊपर है। ये संपत्ति अपने कार्य, पुरस्कारों और किताबों के जरिए उन्होंने अपनी कमाई थी। हॉकिंग्स लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी के कारण उन्होंने अपने जीवन के लगभग 53 साल व्हीलचेयर पर बिताए। वहीं 14 मार्च 2018 को इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अंतिम सांसें इंग्लैंड में ली और इस दुनिया को विदाई ले ली। लेकिन वैज्ञानिक के रूप में इनके द्वारा किया गया योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनके बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।